चलिए दोस्तों, नमस्ते। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को। एक तो टाइप्स ऑफ गुड्स और दूसरा डिलीवरी ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स में हमने प्रेजेंट फ्यूचर गुड्स वगैरह की बात की थी। प्रेजेंट मतलब एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर गुड्स कंटिजेंट गुड्स की बात की थी। जो एग्जिस्टिंग गुड्स है उसमें स्पेसिफिक अनसर्टेन बाद में असर्टेन हो जाते हैं। वो प्रोसेस अप्रोप्रिएशन होती है जो अपन थर्ड यूनिट में डिस्कस करेंगे, अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था डिलीवरी तीन तरह की होती है। एक तो एक्चुअल डिलीवरी, एक कंस्ट्रक्टिव। वैसे डिलीवरी का मतलब होता है चेंज इन फिजिकल पोजीशन, लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है वो अपने आप में एक एक्सेप्शनल डिलीवरी है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी अपने आप में एक एक्सेप्शनल डिलीवरी है जहां डिलीवरी होने के बाद भी फिजिकल पोजीशन एक्चुअली चेंज नहीं होता। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था, नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था इसमें सिंबॉलिक डिलीवरी, जिसमें टोकन देकर डिलीवरी की जाती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट मर्केंटाइल एजेंट मतलब बिजनेस एजेंट। मर्केंटाइल मतलब बिजनेस एजेंट। आपका जो एजेंट होगा उसको आपने अथॉरिटी दे रखी होगी। क्या अथॉरिटी दे रखी होगी? वो आपके बिहाफ पर गुड्स सेल कर सकता है, भेज सकता है किसी को, गुड्स कंसाइन कर सकता है, मतलब बेचने के लिए भेज सकता है कि भैया भेज दिए। कंसाइनमेंट आपने शायद अकाउंट में पढ़ा होगा, नहीं तो आप अकाउंट से पढ़ोगे। कंसाइनमेंट में गुड्स क्या किया जाता है? भेज दिया जाता है सामने वाले को, उसको ठीक लगे वो आगे भेज देगा, जितना बिक जाएगा उतना ठीक है, नहीं बिका तो स्टॉक हमारा है, के पास पड़ा है। तो कंसाइनर कंसाइनर रिलेशनशिप होता है कुछ। तो एजेंट कौन हो गया? एक मतलब कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, जो रूटीन हमारा कोर्स ऑफ बिजनेस है उसमें इसके पास अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी किस चीज़ की? गुड्स को सेल करने की, गुड्स को कंसाइन करने की, फॉर द पर्पज ऑफ सेल। भेज रहा सेल करने के लिए तो बेचने की, या सेल करने के लिए भेजने की, गुड्स को खरीदने की, या गुड्स को सिक्योरिटी रख के पैसा रेज करने की। जनरली एक मर्केंटाइल एजेंट जो फुल फ्लेजेड मर्केंटाइल एजेंट होगा उसके पास चार अधिकार होंगे: गुड्स बेचने के, खरीदने के, बेचने के लिए, गुड्स भेजने के लिए, भाई भेज दिए, पसंद आ जाओ तो रख लेना, भेज दिए फॉर द पर्पज ऑफ सेल। और तीसरा, गुड्स को कहीं पे रख के मतलब गिरवी रख के उसके फंड रेज करने की अगर नीड हो तो, रिक्वायरमेंट हो तो। ऑब्वियसली इन गुड फेथ कर सकता है। एजेंट रिलेशनशिप हमेशा गुड फेथ में होता है, मतलब अच्छे विचारों के साथ। अगर आप इसलिए माल बेच रहे हो, इसलिए गिरवी रख रहे हो कि हम हमारे जो एक्चुअल प्रिंसिपल उसको धोखा दे रहे हैं, उसका पैसा लूटना चाह रहे हैं, तो फिर वो वहाँ पे फिर कानून अपना काम करेगा, लॉ देखेगा। हालांकि एजेंसी हमारे डिटेल में नहीं है सिलेबस में, तब मैं नहीं बताऊंगा कि वहाँ पे क्या होगा, बट ठीक है, एक बिजनेस एजेंट के पास ये अधिकार होते हैं और ही कैन डू ऑल द थिंग्स इन गुड फेथ। सारी चीज़ों को गुड फेथ में, अच्छी भावनाओं के साथ कर सकता है। अगर धोखा देने का उद्देश्य होगा तब फिर लॉ अलग से बात करेगा उससे। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब था ऑनरशिप। मैंने कहा था प्रॉपर्टी दो होती है, जनरल और स्पेशल। यहाँ जो प्रॉपर्टी हो जनरल प्रॉपर्टी के लिए। देखो, प्रॉपर्टी हियर मींस ऑनरशिप या जनरल प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी वर्ड है वो किससे रिलेट करता है? जनरल प्रॉपर्टी से, यानी ऑनरशिप से। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द ऑनरशिप ऑफ गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर। यानी हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ऑनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, या तो अभी या बाद में। भी ट्रांसफर हो रही है मतलब सेल, बाद में होगी एग्रीमेंट टू सेल। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का अल्टीमेट उद्देश्य ये है कि उसमें ऑनरशिप ट्रांसफर की जाए, यानी इधर सेलर और बायर आर ट्रांसफरिंग द ओनरशिप और दे आर एग्रीइंग टू ट्रांसफर द ओनरशिप। सेलर ट्रांसफर करेगा बायर को, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बाय द सेलर टू ट्रांसफर द ओनरशिप टू बायर। एग्रीमेंट ये होना चाहिए कि सेलर बायर को ओनरशिप ट्रांसफर करेगा या कर रहा है, दोनों में से। इट मीन्स जनरल प्रॉपर्टी, राइट ऑफ ओनरशिप इन गुड्स, नॉट मियरली स्पेशल प्रॉपर्टी। यानी प्रॉपर्टी का यहाँ मतलब जनरल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है। हमने पहले समझ ली ये बात कि स्पेशल प्रॉपर्टी में कुछ अधिकार होते हैं, सारे अधिकार नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रॉपर्टी इन गुड्स। ये तो ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ जनरल प्रॉपर्टी है, ऑल ओनरशिप राइट्स वहाँ मिल जाते हैं। जनरल प्रॉपर्टी अलग होती है स्पेशल प्रॉपर्टी से। स्पेशल प्रॉपर्टी प्लेज में मिल जाती है, जब प्लेज किया जाता है, जब गिरवी रखा जाता है तो मिल जाती है। गिरवी रखने में भी दो पार्टीज जो होगी वहाँ पे प्लेजी मतलब जिसके पीछे डबल ही आता है वो हमेशा लेने वाला होता है, और आता है वो देने वाला होता है हमेशा। ट्रांसफरर ट्रांसफरी, कंसाइनर कंसाइनी, बेलर बेली, वही चलेगा। चलिए नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट। हु इज इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट मतलब जो दिवालिया हो गया, जिसके पास
इतनी एसेट्स नहीं है कि वो अपने डेट्स का रिपेमेंट कर सके। कोर्ट में गया, जज साहब हाथ खड़े हैं साहब, एंड साहब बिल्कुल लोग बाग मेरे से 50 लाख रुपए मांगते हैं, मेरे पास सिर्फ 10 लाख की संपत्ति, आप एक काम करो मेरी संपत्ति बेच के जो जितना मांगता है जैसे दे सकते हो दे दो, अपने कुछ नहीं चाहिए, अपने 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 खाली है साहब, एकदम खाली है। इंसॉल्वेंट, सिंपल। ए पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट व्हेन ही सीजेस टू पे हिज डेट्स इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी वो डेट का पेमेंट करने योग्य नहीं बचता है। और कैनॉट पे हिज डेट एज दे बिकम ड्यू, और जब डेट ड्यू होंगे तो भी पे नहीं कर पाएगा, यानी जो डेट्स हैं अभी वो नहीं दे पा रहा है, और कल जो ड्यू होंगे, मैंने 2 साल का लोन लिया था, 1 साल बाद ये हालत टाइट हो गई, मैंने हाथ खड़े कर दिए, तो अभी जो पैसे मांगता है उनको तो दे ही नहीं पाऊंगा, जो 1 साल बाद जब डेट ड्यू होगा उस समय मांगने आएगा, उसको मैं क्या दूंगा, उसको ठुल्लू दूंगा बाबा जी का, भाई 1 साल पहले ही नहीं दिया था, तब क्या दूंगा तेरे को। तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि भाई जब ड्यू होगा तो भी पे नहीं करेगा, वेदर ही हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट, उसने कोई इंसॉल्वेंसी का एक्ट किया है कि नहीं किया है, लेकिन जो डेट पे करने के योग्य नहीं है वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, इंसॉल्वेंट। जो व्यक्ति डेट्स का पेमेंट नहीं कर पा रहा है वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, उसने कोर्ट में अप्लाई किया है कि नहीं किया है, दोनों ही केस में वो कोर्ट में, मतलब एक्ट कमिटेड एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी, मतलब कोर्ट में जाके इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है या नहीं किया, और नॉट दोनों लिखा हुआ है। प्राइस, प्राइस मतलब कंसिडरेशन, गुड्स के बदले में जो मनी कंसिडरेशन होगा, मनी कंसिडरेशन होगा फॉर गुड्स। क्वालिटी ऑफ गुड्स, गुड्स का स्टेट, गुड्स की कंडीशन कैसी, उसकी क्वालिटी कहलाएगा। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, हम लोगों ने इस डेफिनेशन को तो रगड़ रगड़ के धोया था, मतलब बहुत तबीयत से पढ़ लिया था। अब यार ये तो आपको पूरी याद हो जानी चाहिए, क्या बात, तो जिद्दी आ गए यार, मिटना ही नहीं चाह रहे, हाँ मिट गए। चलिए, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस, ठीक है। चलिए, इसमें नीचे क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। कंडीशनल होगा तभी तो कंटिंजेंट होगा, मतलब आप समझो, मैं गुड्स दे रहा हूं, आप मालिक, मैं गुड्स दे रहा हूं, आप मालिक, खत्म, एब्सोल्यूट। अगर राहुल ने मुझे गुड्स बेच दिए तो मैं आपको दे दूंगा, अगर राहुल ने गुड्स मुझे बेच दिए तो मैं आपको दे दूंगा। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ऑब्वियसली ये जो कंडीशनल है, ये जो कंडीशनल है, इट इज नॉट सेल, इट इज एग्रीमेंट टू सेल। ये क्या है, एग्रीमेंट टू सेल है, क्योंकि अगर कंडीशनल है मतलब ओनरशिप तो ट्रांसफर हो ही नहीं रही, कंडीशन फुलफिल होगी तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी ना। भाई राहुल ने मुझे दिए तो मैं आपको दे दूंगा, मेरा शिपमेंट यूएस से आ रहा, अगर आ गया तो मैं आपको गुड्स सेल कर दूंगा, कंडीशनल है ना, कंटिंजेंट गुड्स वाली बात होगी टेक्निकली। तो यहाँ पे हमेशा एग्रीमेंट टू सेल होगा, कभी भी सेल हो ही नहीं सकता, एब्सोल्यूट होगा तभी सेल, कंडीशनल सेल नहीं होती। कंडीशनल हमेशा क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल, कंडीशनल हमेशा क्या होगा, एग्रीमेंट टू सेल। अगर कोई कंडीशन है तो जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, मतलब वो सेल नहीं है, वो एग्रीमेंट टू सेल है। Where under a contract of sale, the property in the goods is transferred from the seller to buyer, the contract is said a sale. जहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है वो सेल है। But where the transfer of the property in the goods is to take place in future time, फ्यूचर में ओनरशिप ट्रांसफर होना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना है, और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, या कुछ कंडीशन फुलफिल होने पे होना है, जो कंडीशन फुलफिल होगी तब, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट टू सेल। यानी दोनों ही केस में आप ये समझ लीजिए कि सेल जो है वो इंस्टेंट है, बिना किसी शर्त के है, बिना किसी कंडीशन के हैं, गुड्स एकदम तैयार हैं, गुड्स एग्जिस्टिंग है, रेडी है, सब हो चुका है, तो वहाँ सेल होगी। अगर कोई कंडीशन है, कंडीशन क्या है, मैं तुझे गुड्स बेच दूंगा लेकिन तू मुझे पैसे देगा उसके बाद गुड्स तेरे हैं, तेरे को ऑनरशिप कब मिलेगी, जब तू मुझे पहले पेमेंट कर देगा, यानी यहाँ ऑनरशिप ट्रांसफर होना कंडीशनल है, कंडीशनल है ना, ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी, तू कब मालिक बनेगा, जब तू मुझे पेमेंट कर देगा, ये भी अपने आप में कंडीशनल। शिप आ गया मेरा वहां से तो मैं तुझे गुड्स बेच दूंगा, ये भी अपने आप में कंडीशनल है। मैंने राहुल को बोला तो है, राहुल ने अगर गुड्स मुझे दे दी तो मैं आपको दे दूंगा, ये भी कंडीशनल है। अब सभी कंडीशनल के अंदर एग्रीमेंट टू सेल होगा, क्योंकि जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, जब तक पूरी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया जाएगा, तब तक ऑनरशिप ट्रांसफर हो ही नहीं सकती है, तब तक ऑनरशिप ट्रांसफर हो ही नहीं सकती।
एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स ए सेल। मैंने क्या बोला, एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर में सब स्मूथली चला, सब बढ़िया चला, तो एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर में कंक्लूड होगा क्या, सेल बनकर, सेल में कंक्लूड हो जाएगा, सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब फाइनल सेल हो जाएगा। आज हमने वादा किया है ना, और आज जो वादा किया वो कल निभाएंगे। मतलब आज जो हमने बोला एग्रीमेंट टू सेल किया कि मैं ओनरशिप ट्रांसफर करूंगा, आप गुड्स खरीदोगे, तो कल जब मैं बेचूंगा आप जब लोगे तब बात खत्म हो जाएगी, सेल हो जाएगा। When the time lapses or the conditions are fulfilled, जब वो टाइम लैप्स हो जाएगा, जब वो समय पूरा हो जाएगा, जब वो कंडीशन जो भी थी वो फुलफिल हो जाएगी, तो ओनरशिप क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी द गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड, मतलब वो कंडीशन जिसके पूरे होने पर कंडीशन ओनरशिप ट्रांसफर होनी थी, वो कंडीशन जैसे फुलफिल हो जाएगी यही सेल हो जाएगा। यस उसके बाद क्या लिखा है एनालिसिस में, ये तो सिंपल है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो पार्ट, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो पार्ट हो गए, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल क्या है, इन सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर इमीडिएटली, हाथों हाथ ट्रांसफर होगी। द टर्म सेल इज डिफाइंड इन सेक्शन 4 सबसेक्शन 3। ठीक है, हमें क्या करना, डेफिनेशन देख लेते हैं। वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेल। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, सेल जहां प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। क्लियर है। एग्रीमेंट टू सेल, इन एन एग्रीमेंट टू सेल द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज नॉट ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, यह इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होता। इट इज इंटेंडिंग टू ट्रांसफर एट ए फ्यूचर डेट, यहाँ इंटेंशन है कि फ्यूचर डेट पे हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अपॉन द कंप्लीशन ऑफ सर्टन कंडीशंस देयरऑन, कुछ कंडीशंस फुलफिल होने पर करेंगे। द टर्म इज डिफाइंड इन सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 में लिखा है, वेयर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट फ्यूचर टाइम, किसी फ्यूचर टाइम में, और सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड, द कंडीशन इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल। यानी किसी फ्यूचर के टाइम पे हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉपर्टी को, या कोई कंडीशन रखी है उसके फुलफिल होने पर ओनरशिप ट्रांसफर की जाएगी, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट टू सेल। अपन जैसे गुड्स प्रोड्यूस हो गए तो मैं आपको दे दूंगा, प्रोड्यूस हो गए तो अपने आप में कंडीशन है। Thus, whether a contract of sale of goods is an absolute sale, an agreement to sale depends on the fact. मैंने वही बोला ना, एग्रीमेंट टू सेल absolute है, सॉरी सेल absolute और एग्रीमेंट टू सेल कंडीशनल है। ऊपर अपन यही तो डिस्कस कर रहे थे। ऊपर क्या बोला मैंने, absolute होगा तो मतलब सेल होगा, और कंडीशनल होगा तो हमेशा क्या होगा, एग्रीमेंट टू सेल होगा। ये बात लिखी हुई है यहाँ पे, वापस देख लें आगे। When the agreement to sale becomes sale, and agreement to sale becomes sale, जब टाइम लैप्स हो जाएगा, जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो जाएगी। द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट कोएग्जिस्ट, कुछ एलिमेंट्स दिए जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हमेशा होने चाहिए। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, बायर एंड सेलर, कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए, बायर और सेलर। 2 से ज़्यादा हो सकती है, बायर 2 हो, सेलर 2 हो, जॉइंट बायर्स जॉइंट सेलर्स हो सकते हैं। सेकेंड, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नेसेसरली बी गुड्स, यानी गुड्स की बात होगी तभी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहलाएगा। गुड्स के अलावा कोई और चीज़ को सेल करने का आप काम करोगे तो नहीं कहलाएगा। और गुड्स में भी मतलब क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी और 2 चीज़ों को छोड़कर। 2 चीज़ें कौन कौन सी थी गुड्स में, मूवेबल प्रॉपर्टी में यार 2 चीज़ें छोड़नी थी गुड्स में यार, मूवेबल प्रॉपर्टी में 2, हाँ 2 कौन सी थी, हाँ है ना, 2 मूवेबल असेट्स थी, प्रॉपर्टी थी जिसको हम गुड्स नहीं मानते। सही कह रहे हो, यस। एक तो एक्शनेबल क्लेम, और दूसरा कौन सा था, मनी। यस, मनी और एक्शनेबल क्लेम को छोड़कर। इट मे बी इधर एग्जिस्टिंग गुड्स ऑन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर, एग्जिस्टिंग हो सकते हैं या फिर कोई फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं। कंटिंजेंट गुड्स के लिए लॉ में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, पर ठीक है, फ्यूचर गुड्स में कंटिंजेंट गुड्स का और स्ट्रीम डाल दिया। चलिए, थर्ड पॉइंट हमको दे रखा है यहां पर, प्राइस मनी में होना चाहिए, काइंड में नहीं होना चाहिए। शुड बी पेड और प्रॉमिस्ड, या तो प्राइस पे किया जा रहा है या प्रॉमिस किया जा रहा है। भाई क्रेडिट सेल भी हो सकती है, पेड मतलब कैश सेल और प्रॉमिस्ड मतलब क्रेडिट सेल। पेड मतलब कैश सेल, प्रॉमिस्ड मतलब क्रेडिट सेल, दोनों ही हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट मस्ट बी इन कैश। बट देयर इज नथिंग टू प्रिवेंट द कंसिडरेशन फ्रॉम बीइंग पार्शियली इन मनी एंड पार्शियली इन काइंड। ये तो मैंने पहले भी बोला था, ये पार्शियली तो हो सकता है, यानी आपसे कोई मैंने बाइक ली, बदले मैंने अपनी पुरानी बाइक दी और 10,000 रुपये दिए, तो भी वो सेल कहलाएगा, लेकिन मैंने आपसे आपकी बाइक ली, बदले मेरी एक्टिवा दी, इट इज़ नॉट सेल। ये सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, इसे आप बार्टर सिस्टम बोल सकते हो, लेकिन इसे आप सेल्स नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर
मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मनी का इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी है। पेड और प्रॉमिस टू पे दोनों होना चाहिए। पेड मतलब कैश सेल्स, पेड मतलब कैश सेल्स और प्रॉमिस टू पे मतलब क्रेडिट सेल्स, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखता है, नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट क्या है, इट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर मस्ट टेक प्लेस। ऑनरशिप का ट्रांसफर होना कंपलसरी है। कहां से ट्रांसफर होगा, सेलर से। किसको ट्रांसफर होगा, बायर को। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय an offer to buy or sell goods for a price by one party and the acceptance of such offer by other party। एक बंदा बोल रहा है हम बेचेंगे, दूसरा बोल रहा है खरीदेंगे, एक बोल रहा है हम खरीदेंगे गुड्स, दूसरा बोल रहा है हम बेचेंगे, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विल बी ऑब्सोल्यूट एंड कंडीशनल, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। ऑब्सोल्यूट मतलब सेल है, कंडीशनल मतलब एग्रीमेंट टू सेल है। हम सेल के लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, एग्जीक्यूटेड, और एग्रीमेंट टू सेल के लिए एग्जीक्यूटरी। ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। वो तो मैंने पहले ही कहा भैया ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो है ये भैया। वहां पार्टीज कॉम्पेटेंट होनी चाहिए, लीगलिटी ऑब्जेक्टिव वगैरह सब होना चाहिए। डिफरेंस दे रखा है सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल का, सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल का हमको डिफरेंस दे रखा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, सेल्स में इमीडिएट होता है, इसमें फ्यूचर डेट और फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस पर होगा। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें काम हो चुका, उसमें काम होगा। रेमेडीज फॉर ब्रीच, ये अब कुछ नया मामला आया हमारे सामने, रेमेडीज फॉर ब्रीच। मैं थोड़ा सा आपको एक ब्लैंक पेज समझाना चाहूंगा यहां पर। पहली बात तो ब्रीच का मतलब क्या है। बायर या सेलर दोनों में से कोई भी बोल दे नहीं, नहीं मतलब या तो बायर मना कर दे या सेलर मना कर दे, दोनों में से कोई भी मना कर दे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। बायर खरीदने से मना कर दे, सेलर बेचने से मना कर दे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है साहब, इट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल साहब। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हमको मतलब तो समझ में आ गया कि या तो बायर खरीदने से या सेलर बेचने से मना कर रहा है। एक चीज हमेशा देखना, हमेशा समझना, लॉ में हम आगे पढ़ेंगे इस बात को डिटेल में। एक तो रिस्क एंड राइट्स ऑनरशिप से जुड़े हुए हैं, ऑनरशिप से जुड़े हुए मतलब रिस्क किसकी होगी, जो ऑनर होगा। इस गुड्स का मालिक मैं हूं, अभी गिर जाए टूट जाए नुकसान किसका, मेरा। यहां रखी हुई थी, मेरी कोई गलती नहीं है। ऊपर से फैन आके गिर गया, एसी आके गिर गई, भूकंप आया दीवार आके गिर गई, ये टूट गई पेंसिल, नीचे रखी हुई थी टूट गई। रिस्क किसका, नुकसान किसका, लॉस किसका, ऑनर का। ये पेंसिल मैंने आपको बेची, आपको बेचने के 5 सेकंड बाद ऊपर से फैन आके गिरा और टूट गई। रिस्क और नुकसान किसका, आपका। रिस्क फॉलोज ऑनरशिप, एक सिंपल रूल है, रिस्क फॉलोज ऑनरशिप। रिस्क किसके पीछे पीछे जाएगा, ऑनरशिप के। ऑनरशिप जिसकी होगी रिस्क उसकी होगी। रिस्क हमेशा किसके पीछे जाएगा, ऑनरशिप के पीछे पीछे। और राइट्स भी कहीं ना कहीं ऑनरशिप से जुड़े होते हैं। गुड्स को रखने का अधिकार ऑनरशिप से जुड़ा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में थोड़ा सा प्रोविजन है टेक्निकल, आप समझने की कोशिश करना। ये प्रोविजंस कई सारे आगे आएंगे, रिपीट आएंगे, तब हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, पर अभी आप कुछ हद तक समझने की कोशिश करो कि अभी की बात तो समझ में और आगे हमारे लिए इजी हो जाए समझना। मैंने आपको गुड्स क्रेडिट पर बेच दिए, मैंने गुड्स आपको क्रेडिट पर बेच दिए, आपने कहा आप 2 महीने बाद पेमेंट करो। आपने 2 महीने बाद पेमेंट करने से मना कर, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता। आपके घर से गुड्स वापस उठा के ले आऊं, मैं गुड्स आपको बेचे थे, अब आप कह रहे हो पेमेंट नहीं दूंगा, तो क्या गुड्स आपके घर से उठा के ला सकता हूं। लॉ कहता है गुड्स को रखने का अधिकार ऑनर का है। आप उसको गुड्स बेच चुके हो, अब आप गुड्स को लाने का अधिकार नहीं रखते हो। अगर वो पैसे नहीं दे रहा है तो आप उससे पैसे की रिकवरी करने के लिए कोर्ट में केस कर सकते हो। यू कांट टेक द गुड्स बैक, आप गुड्स वापस लेने का अधिकार नहीं रखते हो।
कोर्ट में जाओ, केस करो पैसों के लिए। मान लो मैंने चुन्नू को गुड्स बेचे, चुन्नू पैसा नहीं दे रहा, आई कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट चुन्नू, चुन्नू पैसे दे। मैं वहां से गुड्स उठा के नहीं ला सकता, नो 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 नो, गुड्स उठा के नहीं ला सकता, सेल्स की बात नहीं ला सकता। फिर ये बाइक गाड़ियां वगैरह सीज करते हैं जो, वो सेल्स नहीं, वो कुछ और है, बाद में बात करेंगे, आएगा, वो भी आएगा। दैट इज नॉट सेल्स, सेल्स नहीं, वो हायर परचेज होता है। गिरवी अलग है, हायर परचेज अलग है, वो सब अलग चीजें हैं, वो सब अलग बातें हैं। हम एक ऑब्सोल्यूट सेल की बात करें, जब पक्की वाली सेल है, चाहे कैश में चाहे क्रेडिट में, ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, उसकी ऑनरशिप हो चुकी है, गुड्स लाने का अधिकार नहीं रखती हो, बायर के पास गुड्स रहेगा, सेलर को गुड्स उठा के लाने का कोई अधिकार नहीं है। सेलर क्या कर सकता है, सूट फाइल करे बायर के अगेंस्ट में फॉर द रिकवरी ऑफ मनी, बिल्कुल रिकवरी ऑफ मनी के लिए सूट फाइल करे। यानी गुड्स के ऊपर अधिकार किसका होगा, जो ऑनर है, और गुड्स की रिस्क भी किसकी होगी, जो ऑनर है। सिंपल सी बात है। इसका मतलब यहां हम डिफरेंस जो देख रहे थे, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बायर मना कर रहा है, ऐसा कुछ है तो द सेलर कैन शू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स, द सेलर कैन शू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स। कब की बात चल रही है, सेल्स की बात चल रही है। सेल्स मतलब ऑनरशिप किसकी है, अब बायर की। तो इसने बोला गुड्स लिया हो, नहीं, गुड्स नहीं ला सकते हो, क्या कर सकते हो, पेमेंट ले सकते हो। बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी देयर टू द बायर, गुड्स तो बायर के हो चुके हैं, अब आप क्या कर सकते हो, पेमेंट ला सकते हो। एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स किसके हैं, सेलर के। तो सेलर क्या कर सकता है, गुड्स उसकी ही के पास रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो क्या कर सकता है, डिफरेंस अमाउंट ले सकता है। हमने पढ़ा था ना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आपको याद होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमारी बात हुई थी कि मैं उसको बेचूंगा 15 रुपए में, मार्केट प्राइस होगी 13 रुपया, वो मुझसे खरीदना नहीं चाहता, 2 रुपया डिफरेंस कंपनसेशन देते, ऑर्डिनरी डैमेजेस, कंपनसेशन, बेसिक कंपनसेशन। द अग्रीड पार्टी कैन शू फॉर डैमेजेस ओनली, कौन से वाले डैमेजेस, ऑर्डिनरी डैमेजेस, उसके लिए तो केस किया ही जा सकता है। स्पेशल डैमेजेस के लिए अगर कोई सिचुएशन है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। एंड नॉट फॉर द प्राइस, पूरा पैसा नहीं केस, मतलब 15 रुपये पूरा नहीं मांग सकते ना आप। सेल्स में तो आप गुड्स दे चुके हो तो 15 रुपये पूरा मांगोगे, पर एग्रीमेंट टू सेल में तो उसने एंटीसिपेटरी ब्रीच किया। एंटीसिपेटरी ब्रीच तो क्या है, गुड्स अभी तक उसके हुए नहीं, उससे पहले उसने मना कर दिया। तो यहां ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में व्हाट यू कैन क्लेम द डिफरेंस। चाहे बायर ब्रीच करे चाहे सेलर ब्रीच करे, दोनों ही केस में क्या क्लेम किया जा सकता है, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस, अनलेस द प्राइस वाज पेबल एट ए स्टेटेड डेट। ये वापस एक नई बात आ गई इसमें, अनलेस द प्राइस वाज पेबल एट ए स्टेटेड डेट। मैं गुड्स आपको 2 महीने बाद दूं, लेकिन गुड्स बनाने की प्रोसेस में सब में मेरा खर्चा लगेगा, वो गुड्स अब आगे किसी को बिकेगा नहीं बिकेगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, इसलिए 50% पेमेंट आप मुझे 3 दिन बाद करोगे, मैं गुड्स बनाना चालू कर रहा हूँ आपके भरोसे। आप 50% पेमेंट मुझे 3 दिन बाद, गुड्स तो 2 महीने बाद दूंगा, लेकिन 3 दिन बाद आप मुझे 50% पेमेंट करोगे, हमारी क्लियर बात हो चुकी है। और अब आप अगर मुझे पैसा नहीं दो तो मैं आपसे 50% पेमेंट क्लेम करने का अधिकार रखता हूं, जो हमारा एग्रीमेंट हो, 50 का हुआ, 40 का हुआ, 30 का हुआ, 70 का हुआ, 100% जितना भी हुआ, उतने के लिए मैं आपके खिलाफ सूट फाइल कर सकता हूं। ये अधिकार है अगर कोई स्पेसिफिक डेट पर पेमेंट देने की बात थी तो। लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज, a subsequent loss or destruction of the goods is the liability of buyer। यानी सेल के बाद subsequent loss होता है, कोई भी रिस्क आती है, कुछ भी डिस्ट्रक्शन होता है, कुछ भी नुकसान होता है गुड्स को, तो लॉस किसका है, बायर का। क्योंकि ऑनरशिप क्या हो चुकी है, ट्रांसफर हो चुकी है। ऑनरशिप क्या हो चुकी है, ट्रांसफर हो चुकी है। ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है तो नुकसान किसका है, जो भी ओनर है, मतलब बायर। यहां पर क्या लिखा है, सच लॉस और डिस्ट्रक्शन इज द लायबिलिटी ऑफ द सेलर, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल में ऑनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं है। ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो हु इज द ऑनर, ऑनर कौन है भैया, ऑनर है सेलर। ऑनर कौन है, ऑनर है सेलर। और सेलर अगर ऑनर है तो उसकी रिस्क है, उसकी रिस्क का मतलब जो भी नुकसान होगा उसका होगा। बर्डन ऑफ रिस्क वही सिंपल सी बात है। रिस्क ऑफ लॉस इज दैट ऑफ बायर सिंस रिस्क फॉलोज ऑनरशिप। रिस्क किसके पीछे पीछे जाती है, ऑनरशिप के पीछे पीछे। ऑनरशिप किसकी, सेलर की, सेलर की रिस्क। ऑनरशिप किसकी, बायर की, तो बायर की रिस्क। अब सेल में जब सेल हो चुकी है, ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, तो अब ऑनर कौन है, बायर, तो रिस्क किसकी, बायर की। लॉस ऑफ रिस्क सेलर का रहेगा। ये दोनों एक ही बात थी वैसे। नेचर ऑफ राइट्स क्रिएट जस्ट इन रेम। ऑनरशिप तो जस्ट इन रेम देता ही देता, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था।
आप अगर किसी चीज सेल हो गई तो बायर के पास अधिकार क्या? जस्ट इन रैम ही इज हैविंग द पावर टू होल्ड द गुड्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. नो वन कैन टच माई गुड्स विदाउट माई परमिशन. अगर मेरे पास मेरी एक्टिवा है, मेरी बाइक है, तो नो वन कैन टच दैट बाइक विदाउट माई परमिशन इफ आई एम ऑनर. चुन्नू के साथ उसकी चुन्नी चल रही थी, चुन्नी उसकी धर्मपत्नी, चुन्नू की चुन्नी की पर्सनल प्रॉपर्टी, उसकी मूवेबल एसेट्स, उसका गुड्स, उसका सामान, उसका माल. गुड्स को हिंदी में सामान और माल कहते हैं ना यार, गलत ले लेते हो. हाँ, तो चुन्नू के साथ चुन्नी चल रही थी. अब नो वन कैन टच चुन्नूज माल विदाउट हिज परमिशन. उसकी परमिशन बिना उसके गुड्स को कोई टच नहीं कर सकता. समझ रहे हो? हाँ, तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि जैसे सेल्स हो जाएगा, बायर को जस्ट इन रैम मिलेगा. नेचर ऑफ राइट ये बायर के लिए ना, नेचर ऑफ राइट किसके लिए? बायर के लिए. मैं क्लियर कर दूं, ये राइट बायर के लिए. बायर को सेल के बाद क्या मिलेगा? जस्ट इन रैम राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. आई एम हैविंग द होल्डिंग ओवर दिस गुड्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. नो वन कैन टच इट विदाउट माई परमिशन. और जस्ट इन पर्सोनम होगा बायर को एग्रीमेंट टू सेल में, क्योंकि अभी तक गुड्स उसके हुए नहीं है. उसके पास अधिकार है गुड्स लेने का. किससे? सेलर से. सेलर ना दे तो केस फाइल कर सकता है, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, ऑर्डिनरी डैमेजेस क्लेम कर सकता है, वो ठीक है. ये अधिकार होल वर्ल्ड के अगेंस्ट में नहीं, अधिकार सिर्फ किसके अगेंस्ट में है? सेलर के अगेंस्ट. यानी नेचर ऑफ राइट्स की हम जो बात कर रहे हैं वो किसके राइट्स की बात कर रहे हैं? बायर के राइट्स की. किसके राइट्स की बात कर रहे हैं? बायर के राइट्स की. अगर सेल हो गई तो ऑनरशिप किसकी हो चुकी है? ऑनरशिप किसकी हो चुकी है? सेल बायर की. तो बायर का जो अधिकार होगा, जो राइट होगा, वो जस्ट इन रैम होगा, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड होगा, पूरी दुनिया के सामने. ये मेरा है साहब, ये आइटम मेरा है. मतलब ये आइटम मतलब गुड्स की बात कर रहा हूँ. गुड्स मतलब आइटम, सामान, माल, ये सब गलत शब्दों में ना ले, आप पॉजिटिव ले. मैं पॉजिटिवली गुड्स की ही बात कर रहा हूँ. और जस्ट इन पर्सोनम में बायर विल हैव राइट ओनली अगेंस्ट द सेलर टू रिसीव द गुड्स. गुड्स ना दे तो फिर डैमेजेस वगैरह. ठीक. राइट ऑफ रीसेल, अगेन ये भी बायर की बात हो रही है ना. ये मैं क्लियर कर दूं आपको, लास्ट वाले दोनों जो राइट्स हैं ये बायर के लिए हैं. लास्ट वाले ये जो दोनों बातें हैं, दीज आर फॉर बायर. क्या बायर को आगे रीसेल करने का अधिकार है? नहीं यार, ये इसने मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा. थोड़ा सा आपके मॉड्यूल ने मज़ा नहीं आया यार, ये बात जो इसने बोली मज़ा नहीं आया. राइट ऑफ रीसेल अपन दो तरीके से समझे. बायर के लिए अलग समझते हैं और सेलर के लिए अलग समझते हैं ना. दोनों तरफ से अपने को समझना पड़ेगा. इसने क्या सिर्फ सेलर का दे दिया जबकि बायर का देना चाहिए था. इंपॉर्टेंट है, एग्जाम व्यू पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. आप लिख लें, बायर को रीसेल करने का अधिकार है. सेल में तो हम कहेंगे यस, सेल हो गया, बायर ऑनर हो चुका है. अब बायर उसको रीसेल करने का अधिकार रखता है. हाँ, उसके द्वारा किया गया रीसेल वैलिड होगा, 100% वैलिड होगा. और इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, नो, बायर विल हैव नो राइट टू रीसेल. बायर को रीसेल करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अभी तक बायर ऑनर नहीं है, तो बायर किसी और को भी ऑनर नहीं बना सकता. हम लोगों ने पढ़ा था, नो वन कैन गिव ए बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैव. नो वन कैन गिव ए बेटर टाइटल व्हाट ही हिमसेल्फ हैव. ध्यान रखना, लिख लेना ये बात, मॉड्यूल में आगे भी काम आएगी, एग्जाम में भी काम आएगी. राइट फॉर रीसेल में इसने खाली सेलर के व्यू पॉइंट से बोल दिया, नहीं नहीं साहब, ये दोनों की तरफ से. जबकि ये नेचर ऑफ राइट तो इसने बायर की तरफ से बोला, और बायर की तरफ से ही काम आता है एग्जाम में भी, वही डिस्कस करना रहता है बेसिकली. और रीसेल में बायर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेलर से. तो बायर के पास रीसेल करने का अधिकार है क्या? इन केस ऑफ सेल यस, क्योंकि सेल हो गई मतलब ऑनर कौन हो गया? बायर. ठीक है साहब. इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, नो 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 नो, नहीं 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 कर सकते. ठीक है. सेलर, क्या सेलर के पास रीसेल करने का अधिकार है? अगर सेल हो चुकी तो उसके बाद नो, सेल हो चुकी उसके बाद नो. और अगर एग्रीमेंट टू सेल है, कर दे तो कर भी दे यार, ओनरशिप तो अभी तक सेलर का ही है. सिंपल शब्दों में आप अगर इन सारे राइट्स को कंक्लूड करना चाहो तो अपन एक लाइन सिंपल बोल सकते हैं, दैट द ऑनर हैव ए राइट टू रीसेल. बोले ना यार, सेल होगी तो ऑनर कौन है? बायर. और एग्रीमेंट टू सेल होगी तो ऑनर कौन है? सेलर. तो उधर हमने बोला बायर को अधिकार है रीसेल करने का, इधर हम बोल रहे सेलर को अधिकार है रीसेल करने का. मतलब हु इज हैविंग राइट टू रीसेल? राइट टू रीसेल किसके पास है? ऑनर के पास. और ऑब्वियस है, हु कैन ट्रांसफर द ओनरशिप? ओनरशिप ट्रांसफर कौन कर सकता है? जो ऑलरेडी खुद ऑनर है वही तो ट्रांसफर कर सकता है. जो खुद ही ऑनर नहीं है वो क्या ठुल्लू ट्रांसफर करेगा? बाबा जी का मतलब कैसे ट्रांसफर करेगा? वो खुद ही ऑनर नहीं है.
तो ऑनरशिप ट्रांसफर करने के लिए पहले हमारा क्या होना जरूरी है? ऑनर। ओनली ए ऑनर कैन ट्रांसफर ए बेटर टाइटल, ठीक है। नो वन कैन गिव व्हाट हिमसेल्फ डज नॉट हैव, तो खुद के पास ही नहीं है वो तो कैसे देगा? नो वन कैन गिव ए बेटर टाइटल देन व्हाट हिमसेल्फ हैव। एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये हमने राइट ऑफ रीसेल पढ़ा कि सेलर रीसेल कर सकता है, बायर कर सकता है, ये सब जनरल सर्कमस्टेंस। स्पेशल कंडीशंस आगे आएगी कुछ कुछ। हमने बोला कि सिर्फ ऑनर ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। आगे स्पेशल कंडीशंस आएगी जहां ऑनर नहीं है वो भी ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकता है और वैलिड है, लीगल है, बिल्कुल चलेगा। ऐसी सिचुएशंस आएगी। ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि बायर ऑनर है लेकिन फिर भी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता। बायर ऑनर है, गुड्स का ऑनर है, ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया है, फिर भी वो आगे ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता। आएगी ऐसी कंडीशन, वो एक्सेप्शनल, हम उसकी वहां बात करेंगे। पर जनरल अगर हमसे पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे? हु इज हैविंग राइट टू ट्रांसफर द ऑनरशिप? ऑनर। ऑनरशिप ट्रांसफर करने का अधिकार किसका है? ऑनर का। अब सेल में अधिकार किसका रहेगा? राइट टू रीसेल करने का। रीसेल कौन कर सकता है? बायर। बायर आगे रीसेल कर सकता है, उसने खरीद आगे रीसेल कर दिया। हाँ, अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो ये अधिकार किसके पास होगा? सेलर के पास, क्योंकि ऑनर कौन है? सेलर। ये बात मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।